हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज में हम करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। यह अधिनियम लगभग हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी उपभोक्ता भी हैं, कंज्यूमर भी हैं। हम बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं और इसलिए हमें अपने अधिकारों तथा उन्हें संरक्षित करने हेतु जो कानून हैं उनके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही यह टॉपिक यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में इससे संबंधित क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह का टॉपिक हमारे सिलेबस में सामान्य अध्ययन पेपर 2 में पूछा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, GS2 भी बोला जाता है। अगर इस टॉपिक से संबंधित देखें तो सिलेबस में लिखा हुआ है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। और अगर इस टॉपिक पर मेन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इस तरह से हो सकता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है कि 2019 के तहत उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम बेस मान के आगे का डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक से संबंधित सभी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लिखना है मेंस में, साथ ही प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्या तथ्य हो सकते हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएं। तो अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि हम इस टॉपिक को अभी क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक करंट अफेयर से किस तरह से संबंधित है। तो हम देखें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अधिनियम 2019 में पास हुआ था और अभी ये 20 जुलाई 2020 से ये लागू हो गया है। और ये एक नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रस्थापित करेगा, मतलब इसको बदल देगा 1986 को। इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने अगस्त 2019 में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। तो तब से ये पास हो गया था 2019 में, अगस्त 2019 को, बट लागू अभी 2020 में हो रहा है, 20 जुलाई से। तो इसलिए ये अभी करंट अफेयर्स का टॉपिक है और इस पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये सभी लोगों से रिलेटेड है, हर एक नागरिक को अफेक्ट करता है और इसके लिए इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। इसलिए यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह अधिनियम क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में, तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि उपभोक्ता की क्या परिभाषा है, उपभोक्ता कौन होते हैं। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने उपयोग हेतु कोई वस्तु खरीदता है। बहुत सिंपल है कि कोई भी चीज अगर कोई खरीदता है तो वो उपभोक्ता बन जाता है, या फिर सेवा प्राप्त करता है, कोई सर्विस को ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है, तो वो भी उपभोक्ता कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं किए गए हैं जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है अथवा व्यवसायिक उद्देश्य से किसी वस्तु को या सेवा का क्रय करता है। तो इसका बहुत सिंपल मीनिंग है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने यूज के लिए कोई वस्तु खरीदता है या कोई सर्विस लेता है तो उसको हम उपभोक्ता बोलते हैं। बट इस जो ये अधिनियम है इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो कि ट्रेडर्स होते हैं या फिर कोई व्यवसायिक व्यक्ति होता है जो किसी चीज को खरीदता तो है बट वो बेचने के लिए खरीदता है। ऐसे लोगों को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से खरीदना या टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन सम्मिलित है। मतलब कि खरीदारी कैसे भी हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आजकल हम लोग खरीदते हैं, टेली शॉपिंग का यूज करके या मल्टी लेवल मार्केटिंग का यूज करके, प्रत्यक्ष रूप से जो जाके दुकान में खरीदते हैं, इस तरह से भी किसी भी तरह से आप खरीद सकते हैं इन सारे तरीकों से। तो आप उपभोक्ता की डेफिनेशन में आ जाएंगे, आप उपभोक्ता कहलाएंगे। तो इस तरह के उपभोक्ताओं के संरक्षण, अधिकारों के संरक्षण के नियम के बारे में हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे।
यहाँ पे हमें ये भी समझना चाहिए कि जो वस्तु और सेवा दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, इसको समझना चाहिए हमें। तो वस्तुएं जैसे कि हम लोग दुकान से खरीदते हैं या कहीं से भी खरीदते हैं, जैसे कपड़े हो गए हमारे, साबुन हो गया, तेल हो गया, ये सारी चीजें हैं, ये वस्तुएं हैं। सेवा जैसे कि हम इंटरनेट सर्विस लेते हैं तो वो एक तरह से सेवा हो गई, एजुकेशन एक तरह से सर्विस ही हो गई। तो ये सारी चीजें सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। तो इन दोनों की जब हम कोई भी चीज ऐसी चीजें खरीदते हैं तो वो सर्विस का प्राप्त करना हो गया या सर्विस को खरीदना हो गया। तो इन दोनों के केस में हम लोग कंज्यूमर बन जाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में हमने उपभोक्ता की परिभाषा के बारे में सीखा और इस परिभाषा से हमें समझ में आया कि हम सारे लोग उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ताओं के अधिकार की बात करें तो इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के 6 अधिकारों को स्पष्ट किया गया है और ये अधिकार हैं: सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी; सूचना प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड; चुनने निर्णय करने का अधिकार, राइट टू चूज; उपभोक्ता अपने प्रोडक्ट को चूज कर सकता है, निर्णय कर सकता है; अपनी बात सुनाने का अधिकार, उपभोक्ता अपनी बात कह सकता है; शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिकायत कर सकता है और उसके निवारण के लिए व्यवस्था बनाई जानी चाहिए सेलर के द्वारा; उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन राइट भी यहाँ पे बात की गई है। तो ये सारे अधिकारों के बारे में इस अधिनियम में बात की गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA का भी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनका संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी का गठन करेगी। ये एक तरह से गवर्निंग बॉडी होगी, जो हाईएस्ट लीगल बॉडी होगी इस उपभोक्ता अधिनियम के लिए। यह प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों का विनियमन करेगी या रेगुलेट करेगी। महानिदेशक की अध्यक्षता में CCPA की जो ये अथॉरिटी है, इसकी एक शाखा, एक अन्वेषण शाखा, इन्वेस्टिगेशन विंग होगी, जो ऐसे उल्लंघनों की जांच करेगी या अन्वेषण करेगी जो कि ऊपर लिखे हुए हैं। अनुचित व्यापार के केस में या भ्रामक विज्ञापनों के केस में जो भी मामले होंगे, उनकी ये इन्वेस्टिगेशन विंग होगी जो CCPA की, वो इनकी जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में भ्रामक विज्ञापनों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। CCPA जो हमारी अथॉरिटी है, झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए उत्पादक अथवा प्रचारकर्ता पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। तो जो भी उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर्स हैं या जो प्रचार करता है, एडवर्टीजमेंट कंपनी के लोग हैं, उन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना कर सकती है अगर उनके जो विज्ञापन है वो भ्रामक हैं या झूठे हैं। दोबारा अपराध की स्थिति में अगर यही अपराध दोबारा करता है वही सेम पर्सन, तो ये जुर्माना 50 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। उत्पादक को 2 वर्ष की कैद की सजा भी हो सकती है, जो हर बार अपराध करने पर 5 वर्ष तक बढ़ सकती है। तो इस तरह के जुर्माने और सजा का प्रावधान भी इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि एक अथॉरिटी, जिसको हम प्राधिकरण बोलते हैं, उसकी स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। इसका नाम था केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शॉर्ट फॉर्म में इसको CCPA भी बोल सकते हैं। तो इस प्राधिकरण के अंतर्गत यहाँ पे एक और प्रावधान किया गया है। वो प्रावधान क्या है? उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना। तो ये आयोगों की स्थापना की जाएगी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में CDRC भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये किस स्तर पर इनके आयोगों की स्थापना की जाएगी, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इन आयोगों की स्थापना जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तरों पर की जाएगी। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, CDRCs का गठन किया जाएगा। उपभोक्ता निम्नलिखित के संबंध में आयोग में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो किन किन बातों पे हम लोग शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, वो क्या है? अनुचित और प्रतिबंधित तरीके का व्यापार। अगर ऐसी कोई हमें जानकारी मिलती है या हम इसको फेस करते हैं तो हम इसके लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोषपूर्ण वस्तु या सेवाएं अगर कोई बेच रहा है तो इनके केस में हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अधिक कीमत कोई वसूलता है या गलत तरीके से कीमत वसूलता है, इसके केस में भी हम शिकायत यहाँ पे इन आयोगों में दर्ज करवा सकते हैं। ऐसी वस्तुओं सेवाओं की बिक्री के लिए पेश करना जो जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिम परक हैं, जो हानिकारक हैं, ऐसी चीजें
अगर उनके केस में कोई इन चीज़ों को बेचता है तो इस केस में हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं इन आयोगों में। अब हम देखेंगे कि किस आयोग पे हम किस तरह से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं उस तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हैं वो उनके क्षेत्राधिकार क्या हैं या किस आयोग में हम किस तरह की शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है जो सबसे निचले स्तर का होता है जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ठीक है। तो इसको DCDRC भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उन शिकायतों के मामलों को सुनेगा जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। मतलब जो भी प्रोडक्ट या सेवाएं ऐसी हैं जिनकी कीमत 1 करोड़ से नीचे की है, वहां पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम वहां पे जा सकते हैं और उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बारे में देखते हैं। तो ये उन शिकायतों के मामले की सुनवाई करेगा जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। तो ऐसे केस में हम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में जा सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत या ऐसी सेवाएं जिनकी कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक है, तो इनके केस में इनसे संबंधित शिकायतों की सुनवाई करने के लिए कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नेशनल आयोग जिसको बोलते हैं। तो इस आयोग में हम लोग 10 करोड़ से रुपए से अधिक कीमत वाली वस्तुओं से संबंधित शिकायत कर सकते हैं और इनकी सुनवाई यहाँ पे की जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि विभिन्न मामलों के केस में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए विभिन्न आयोगों की स्थापना की गई है। इन आयोगों को 3 स्तर में बांटा गया है, राज्य स्तर, जिला स्तर और राष्ट्रीय स्तर। अगर कोई उपभोक्ता यहाँ पे शिकायत करता है तो उसकी सुनवाई होती है, उसके बाद एक डिसीजन आता है। इस डिसीजन से अगर वो उपभोक्ता सहमत है या फिर दूसरी पार्टी उससे सहमत है या नहीं है, उसके केस में अगर वो असहमत होते हैं तो उनको अपील फाइल करने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। अपील करने के केस में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान हैं। अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में फाइल की जा सकती है। जो अनुचित कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, इसके केस में केवल हमारे पास 2 ही आयोग हैं और वो कौन कौन से हैं? राज्य आयोग है और राष्ट्रीय आयोग है। तो ये आयोग एक तरह से कोर्ट का काम करते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स का काम करते हैं। तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अगर आपने कंप्लेन की है वो इससे रिलेटेड है, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिलेटेड है, तो उसके केस में आप अपील कहाँ कर सकते हैं? राज्य वाले में, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में आप अपील कर सकते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SCDRC बोलते हैं। अब SCDRC में अगर आपकी कंप्लेन थी तो इसके खिलाफ इससे जो आदेश आया है इसके खिलाफ अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो फिर क्या आपको कहाँ करना पड़ेगा? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में, NCDRC में आप कर सकते हैं। तो एक तरह से ये समझ में आता है कि जिला वाला जो डिस्ट्रिक्ट वाला है, डिस्ट्रिक्ट वाले का अगर डिसीजन है तो अपील उसकी कहाँ पे? स्टेट वाले में होगी, और स्टेट वाले का डिसीजन अगर आया है तो उसकी अपील हम नेशनल लेवल पे कर सकते हैं। इसके बाद जो अंतिम अपील का अधिकार होगा, जो नेशनल लेवल का भी अगर आप देखते हैं वहां से भी आपको सहमत नहीं होते हैं तो आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये रही बात अपील करने की। हम लोगों ने अभी देखा कि इस अधिनियम में विवाद समाधान या विवाद निवारण के लिए एक तंत्र का निर्माण किया गया है, और वो तंत्र क्या है कि यहाँ पे आयोगों का गठन किया गया है। इन आयोगों में उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं, उनकी सुनवाई होगी और इसके बाद उनका निवारण किया जाएगा। इस व्यवस्था के अतिरिक्त यहाँ पे एक और व्यवस्था की गई है, मध्यस्थता विवाद समाधान तंत्र की यहाँ पे एक और व्यवस्था की गई है नए अधिनियम में। नए अधिनियम का मतलब है जो 2019 का अधिनियम है जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, में मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया गया है। मध्यस्थता से भी हम लोग विवाद का समाधान कर सकते हैं। जहां भी शुरुआती निपटान की गुंजाइश मौजूद हो और सभी पक्ष सहमत हों, वहां मध्यस्थता के लिए उपभोक्ता आयोग द्वारा एक शिकायत उल्लिखित की जाएगी। यहाँ पे कहा गया है कि जो ये आयोग हैं जहाँ पे कंप्लेन जाती है, उस आयोग में अगर मध्यस्थता से रिलेटेड कोई भी गुंजाइश है कि आपस में सहमत हो सकते हैं दोनों पक्ष, तो ऐसे केस में यहाँ पे जो आयोग होगा वहाँ पे एक शिकायत दर्ज की जाएगी और उसके बाद फिर क्या करना होगा कि यह अधिनियम उपभोक्ता आयोगों द्वारा मध्यस्थता के संदर्भ में प्रदान के लिए प्रदान किया गया है। तो इस अधिनियम में इस तरह का एक वैकल्पिक तंत्र प्रदान किया गया है जहां शुरुआती समझौता होने की गुंजाइश होती है और पक्ष इसके लिए सहमत होते हैं। ये बहुत जरूरी है कि पक्ष भी सहमत होने चाहिए, तभी मध्यस्थता कराई जा सकती है।
मीडिएटर का काम किया जा सकता है। उपभोक्ता आयोगों के तत्वाधान में स्थापित किए गए मध्यस्थता प्रकोष्ठों में इसकी मध्यस्थता आयोजित की जाएगी। इसका मतलब यही है कि एक तरह से बॉडी बनाई जाएगी जो मीडिएटर का काम करेगी, और वो कहाँ पे, इन आयोगों के अंतर्गत ही बनाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या नेशनल लेवल पे। मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले निपटान के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती, और इसमें बहुत लॉजिकल है कि अपील क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो मध्यस्थता करवाई जाएगी उसमें दोनों पक्ष ही सहमत होंगे, तो अपील का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आज के समय के उपभोक्ता ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रयोग भी अपनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं। तो इस अधिनियम में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रभावों की बात करते हैं कि ई कॉमर्स से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। ई कॉमर्स पोर्टल को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत नियमों के तहत सुदृढ़ उपभोक्ता निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनको अपने प्राइवेट बॉडी में ये उपभोक्ता निवारण तंत्र का स्थापना करना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी उपभोक्ता कंप्लेन कर सकता है वहाँ पे, और उनके रिड्रेसल के लिए, उनके निवारण के लिए वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। ई कॉमर्स पोर्टलों को उत्पत्ति देश, कंट्री ऑफ ओरिजिन का भी उल्लेख करना जरूरी है। जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ है वो उसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखा होना चाहिए, जो उपभोक्ताओं के लिए ई प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करने के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है। वहां से उपभोक्ता देख सकता है, वो चूज कर सकता है उसको कहाँ से, किस कंट्री से बना हुआ सामान लेना है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को 48 घंटों के भीतर किसी भी उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति को स्वीकार करना होगा, और इस अधिनियम के तहत शिकायत प्राप्ति की तिथि से 1 महीने के भीतर शिकायत निवारण करना होगा। तो इस तरह के प्रावधान करने जरूरी हैं प्रत्येक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। इस अधिनियम में उत्पादक की लायबिलिटी के बारे में, प्रोड्यूसर्स लायबिलिटी या इसको बोले तो उत्पादक की जिम्मेदारी के बारे में भी बात की गई है कि उत्पादक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। उत्पाद निर्माता जो प्रोड्यूसर है, या उत्पाद सेवा प्रदाता जो सेवा को प्रदान करता है, या उत्पाद विक्रेता या फिर जो बेच रहा है को दोषपूर्ण उत्पाद या सेवाओं में कमी के कारण होने वाली क्षति अथवा क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इस अधिनियम में साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी उत्पाद में क्षति होती है, उसका डैमेज होता है, या उसके लिए कुछ भी नुकसान होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये उत्पाद निर्माता होगा, या तो जो उत्पाद सेवा प्रदाता है, या फिर ये सेलर है, इनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस लेसन की शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था वो 1986 था, पर 2019 में इसमें संशोधन करके एक नया अधिनियम लागू किया गया, और जिसको अभी बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर जिसको उपभोक्ता बोलते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ये अधिनियम पारित हुआ, और इसके बाद अभी 2020 जुलाई में इसको लागू किया गया है। तो इस अधिनियम में और पहले वाले अधिनियम में क्या अंतर है, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो नियामक प्राधिकरण के दृष्टि से हम लोग देखें तो पहले, जिसको रेगुलेटर भी बोलते हैं, पहले ऐसा कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, बट अभी एक अथॉरिटी का गठन किया गया है, प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसीपीए या इंग्लिश में इसको बोले तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये बनाई जाएगी। इसके बाद दूसरा, उपभोक्ता कोर्ट के बारे में बात करें तो पहले जो कंप्लेनेंट था, जो उपभोक्ता था, शिकायत करता था, वो उसको अगर कंप्लेन फाइल करनी पड़ती थी कंज्यूमर कोर्ट में वो कर सकता था, बट वो कहाँ पे करता था, जहाँ पे उसको करना होता था, जहाँ पे सेलर का ऑफिस है, वहां पे जाके उसको शिकायत करनी पड़ती थी। बट अभी क्या हो गया, चेंज हो गया 2019 में, और वो हो गया है कि जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, वो अपना कंज्यूमर कोर्ट, उस कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करेगा जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे वो खुद रहता है, कंज्यूमर उपभोक्ता जहाँ पे रहता है, वो वहाँ पे शिकायत फाइल कर सकता है। इसके बाद उत्पाद की जिम्मेदारी के बारे में बात करें, प्रोडक्ट लायबिलिटी के बारे में बात करें, तो पहले क्या था कि कोई प्रोविजन इसके लिए नहीं था। कंज्यूमर कुड अप्रोच सिविल कोर्ट, कंज्यूमर का अगर जो उपभोक्ता है उसका मन करता है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता था, बट अलग से इसका कोई कंज्यूमर कोर्ट जैसा कुछ प्रावधान नहीं था इसके केस में, लायबिलिटी के केस में। बट अगर यहाँ पे जो उत्पाद हैं वो डैमेज होते हैं, क्षतिपूर्त होते हैं, तो 2019 के जो एक्ट है उसमें क्या प्रावधान किया गया, उसमें कहा गया है कि कंज्यूमर जो उपभोक्ता है वो कंपनसेशन ले सकता है, जो भी उसका प्रोडक्ट खराब हुआ है, जो जिसने खरीदा था, वो अगर खराब आता है तो उसके लिए कंपनसेशन ले सकता है प्रोडक्ट के और सर्विस के लिए। इसके बाद क्षेत्राधिकार के केस में बात करें
तो अभी हम लोगों ने बात की कि 3 लेवल पे जो कमीशन बनाए गए हैं या उन्हीं को हम कंज्यूमर कोर्ट्स भी बोल सकते हैं, उनके केस में 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, 1 करोड़ अगर कीमत है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहाँ पे हम शिकायत कर सकते हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर उनकी कीमत है सेवाओं की या उत्पादों की, तो हम लोग स्टेट कंज्यूमर कमीशन में शिकायत कर सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर कमीशन में हम कहाँ कब शिकायत कर सकते हैं? जब प्रोडक्ट की कीमत 10 करोड़ से ऊपर है। ई कॉमर्स के केस में देखें तो पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, बट अभी ई कॉमर्स के केस में ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं वो ई कॉमर्स में भी लागू होते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है 2019 के अधिनियम में। मध्यस्थता से विवाद निवारण की बात करें तो पहले के जो 1986 का अधिनियम था उसमें कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं था, लीगल प्रोविजन नहीं था, बट अभी एक प्रोविजन किया गया है, कोर्ट कैन रिफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। तो कोर्ट जो है वो मध्यस्थता का काम कर सकते हैं और इस तरह से एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं और मध्यस्थता से उस शिकायत का निवारण कर सकते हैं अगर दोनों पक्ष राजी होते हैं तो आज इस लेसन में हम लोगों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में सीखा और इससे संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा की। हम लोगों ने सीखा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसको CCPA बोलते हैं, इसके बारे में भी सीखा। राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, इनके बारे में बात की, इनकी संरचना के बारे में बात की, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के क्षेत्राधिकार के बारे में बात की और इन पर कैसे अपील की जा सकती है इसके बारे में भी बात की। हम लोगों ने अपने प्रश्न उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 या 2019 के तहत उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र पर एक टिप्पणी लिखी है। इस क्वेश्चन को लेके हम लोगों ने सारे डिस्कशन किए, इससे रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है उसको हम लोगों ने सीखा और हमें लगता है कि अब हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स UPSC या PCS की तैयारी कर रहे हैं उनको इस लेसन को पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया, उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इससे हमारी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस बनी रहती है, लिखने की आदत बनी रहती है, जिससे कि हम मेंस में विद इन टाइम बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखने के लिए सक्षम बन जाते हैं। अगर ये लेसन आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी तैयारी में तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।